तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 9th के ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड, है ना, और वृत्त की परिधि। ये दो टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, है ना, ये दो टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के बारे में आपको क्या बताया गया। देखो त्रिज्यखंड को आप इस तरीके से याद रखोगे, दो त्रिज्या, अभी मैं क्या क्यों लिख रहा हूं ये आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। दो त्रिज्या और एक चाप, तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग होता है, मध्य का जो क्षेत्र होता है, उसे ही हम त्रिज्यखंड कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो अगर एक वृत्त आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, वृत्त यानी सर्कल, अब इसमें मैं अगर दो त्रिज्या बनाऊं, तो इसके केंद्र से अगर मैं किसी बिंदु को मिलाऊं, इस तरीके से आप बोलोगे ये दोनों सर हमारा त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या यह दिखा, दूसरा त्रिज्या यह दिखा, तो यह दो त्रिज्या, और कोई भी आप एक चाप ले लो, तो एक चाप ये वाला आपको दिख रहा है अभी, जिसे आप लघु चाप बोलोगे, है ना, इस वाले चाप को आप बोलोगे। तो यह भाग जो आपको दिख रहा है, इस भाग के बारे में आप क्या बोलोगे, इस भाग के लिए बोलोगे कि ये दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है ना, यह वाला भाग। तो इस वाले भाग के बारे में आप बोलोगे कि यह हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताया कि यह हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। उसके बाद आप बोलोगे सर अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे सर यह भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, फिर तो यह भी भाग जो है दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का ही भाग है, क्योंकि यह हमारा दीर्घ चाप है ना। तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, यह जो भाग आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ जो ब्लू कलर का है, तो यह भी भाग हमारा त्रिज्यखंड ही होगा, यह भी भाग हमारा त्रिज्यखंड होगा। तो आप क्या क्या कर सकते हो कि हमें दिख रहा है एक भाग छोटा और दूसरा भाग बड़ा। अच्छा किसी का माइक ऑन है, विक्की, विक्की आप अपना माइक बंद करोगे क्या, विक्की, चलो माइक बंद रखना है सभी को। चलो, तो यहां पर क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड छोटा, दूसरा त्रिज्यखंड बड़ा। तो आपको पता है छोटे के लिए हम लोग लघु वर्ड यूज करते हैं, तो यह वाला भाग हमारा लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और यह वाला भाग हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, है ना। ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में पढ़ाया गया था। उसके बाद इसके आगे क्या पढ़े थे, जो सबसे मेन कंसेप्ट था हमारा लास्ट क्लास का, जो वेरी इंपॉर्टेंट था, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वह वृत्त की परिधि यानी परिमाप के बारे में पढ़े थे, है ना। और ये बताया गया था परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, लेकिन जब वृत्त की बात की जाएगी तो वृत्त के केस में हम लोग परिधि वर्ड ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी भी आपको परिमाप अगर देखने को मिलेगा तो आप ये मत बोलना कि यह गलत है ना। परिधि परिमाप एक ही चीज होता है, लेकिन वृत्त के लिए परिधि शब्द यूज करते हैं। उसी तरीके से सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही होता है, लेकिन वृत्त के लिए हम लोग ज्यादातर सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। और सरकमफेरेंस होता क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सरकमफेरेंस या परिधि होता क्या है, तो किसी भी वृत्त की जो पूर्ण लंबाई होती है, पूरी जो लंबाई होती है, तो इस पूरी लंबाई को ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं। मान लो अगर कोई वृत्त के आकार का कोई खिलौना है आपके पास या चूड़ी है, उसके ऊपर आपको टेप लगाना है, तो जो टेप की लंबाई होगी जिससे पूरा एक चक्कर आप उसको लगा दो, उसे ही हम कहते हैं उसकी परिधि, मतलब पूरे उसके सीमाओं की लंबाई, है ना। इसका फॉर्मूला के बारे में पढ़ाया गया था ना। तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है वह 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर, है ना। यह फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको लास्ट क्लास में। अब क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। आपसे कभी त्रिज्या दे दिया जाएगा, है ना, त्रिज्या की मान दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त का परिधि बताएं, है ना, वृत्त की परिधि पूछी जाएगी। सी जब मैं लिख रहा हूं तो सी का मतलब परिधि है ना, सी का मतलब क्या है, परिधि है। तो सी से भी लिखा जाता है और कई बार पी से भी लिखा जाता है, तो सी या पी लिखा जाएगा, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सरकमफेरेंस दे दिया जाएगा यानी परिधि दे दी जाएगी, और आपसे त्रिज्या का मान पूछा जाएगा, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या का मान बता दो, है ना। और आपको यह भी पता होना चाहिए त्रिज्या अगर हमारा सेंटीमीटर में है तो परिधि भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा, त्रिज्या अगर मीटर में है तो परिधि भी हमारा मीटर में ही आएगा, क्योंकि परिधि एक दूरी है, एक लंबाई है। अब बताओगे ये सारी चीजें समझ में आई ना, लास्ट क्लास की टॉपिक थी। ये बताओगे चैट में लिखकर, वाई या एन करके रिस्पॉन्स करोगे, वाई या एन, कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये सब चीज समझ में आ गया, आपको याद है अगर, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हर क्लास की तरह एक रिकॉल क्वेश्चन आपके सामने है।
तो इस क्वेश्चन में क्या है, परिमाप आपको दिया गया है, अभी मैं बता रहा था ना, परिमाप देके आपसे त्रिज्या पूछी जा सकती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं, और पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, रिकॉल क्वेश्चन। तो परिमाप अगर 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो सोल्व करें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कॉपी और पेन की जरूरत है। तो आपको सोल्व करना है, फिर आंसर करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा। तो देखिए, अगर परिमाप या परिधि, आपको अभी बताया गया ना, परिमाप और परिधि एक ही चीज होता है। तो वृत्त की परिमाप अगर 44 है तो त्रिज्या का मान आपको बताना है। चलिए, आपको अभी समय दिया जा रहा है। और अगर सोल्व कर लोगे तो पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है सभी को। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। जैसे ही बाकी लोग आंसर दे देंगे, पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। चलिए 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। आखिरी 10 सेकंड है, अगर आपने अब तक सोल्व नहीं किया तो पोल सेक्शन में जाकर सोल्व करें। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब डिस्कस करते हैं ना। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और आपका चैट सेक्शन अब ओपन किया जा रहा है। चलिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। परिमाप का मान दिया गया है, यानी परिधि की मान दी गई है 44 सेंटीमीटर, और आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो दिया गया है वो लिख लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दिया गया है इसी तरीके से आप सोल्व करोगे। एग्जाम में एक पैटर्न बना लो, हमेशा इसी तरीके से सोल्व करोगे। आप क्या करोगे, आप बोलोगे परिमाप या परिधि, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। परिमाप दिया गया है हमारा 44 के बराबर, 44 सेंटीमीटर। अब परिमाप को पी से लिखते हैं, और पी का फॉर्मूला क्या होता है, सर पी या आपकी सी कुछ आवाज भी लिख बहुत सकते हो, स्लो टू आ रही पाई है। आर। अच्छा, बाकी लोग बताओगे आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, कंफर्म करके बताओ एक बार। ठीक है, ठीक है, आवाज जा रही है। एक बार जिसको भी कोई भी दिक्कत है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाए। यतेंद्र, ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण कई बार ऐसा होता है ना। तो आप क्या करोगे, परिमाप यानी 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर का मान 44 के बराबर है। तो 2 पाई आर का मान 44 के बराबर है। तो यहां से हम क्या क्या करूंगा, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7, है ना। पाई पाई का मान 22/7 गुना आर। आर हमारा त्रिज्या है, ये 44 के बराबर है। इतना समझ में आया। तो 2 पाई आर का मान 44 के बराबर है। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आप क्या कहोगे, आर बराबर 7 गुना 44, है ना। ये रूल आपको पता होने चाहिए कि ये जो 7 बराबर के जो बाई तरफ है, ये अगर दाई तरफ जाएगा तो 44 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। और ये 2 गुना 22 ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ चला जाएगा, 2 गुना 22 इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब 2 से अगर आप 44 को काटोगे तो आपका आएगा 22 बार में ये कटेगा, है ना, 22 बार में कटेगा। और यहां से 22 से 22 आप कैंसिल कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश हर दोनों में। तो आप कहोगे आर का मान 7 आ गया। अब 7 के बाद क्या लिखे, यूनिट इसका क्या लिखा जाए। तो आप बोलोगे सर हमारा जो परिमाप है या सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमारा त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया, पूरा सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन लिखकर बताओगे। या पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया, ठीक है।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर याद करो तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाई गई थी, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, तो आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त क्या होता है, यानी सेमी सर्कल क्या होता है। और यह तो आपको पता ही है, अब तक कई बार याद करो, जब मैं चाप के बारे में पढ़ा रहा था तो आपको बताया ना, लघु चाप और दीर्घ चाप अगर बराबर हो जाए, मतलब दोनों ही चाप बराबर हो जाए, तो दोनों ही चाप को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। वृत्तखंड पढ़ाते हुए भी ये चीज बताया गया कि वृत्तखंड में क्या बताया गया कि अगर दोनों ही वृत्तखंड, आपको पता है एक लघु होता है एक दीर्घ होता है, अगर दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो जाए तो उस केस में हम लोग उसे वृत्तखंड नहीं अर्धवृत्त कहते हैं। और फिर से हमें अर्धवृत्त पढ़ना है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये देख लेंगे अर्धवृत्त होता क्या है, जो आपको एक तरीके से पता ही है, काफी बार आपको बताया जा चुका है। फिर हम लोग अर्धवृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस के बारे में देखेंगे, है ना। चलिए, तो देखो क्या लिखा है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। या तो आप कई बार पढ़ चुके हो कि अगर मैं ये कोई कोई भी वृत्त बनाऊं, तो अगर इसका व्यास अगर बना दिया जाए, तो इसका व्यास इस वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है ना। इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, एक हिस्सा एक हिस्सा दो, और हिस्सा एक और हिस्सा दो बिल्कुल बराबर होते हैं, हर तरीके से बिल्कुल बराबर होते हैं, है ना। तो ये दोनों ही हिस्सों को क्या कहेंगे, इसे भी हम अर्धवृत्त कहेंगे और इसे भी हम अर्धवृत्त कहेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको दो हिस्से में बांट दूं, तो हमारा जो पहला भाग है यह भी अर्धवृत्त कहलाएगा, और यह जो भाग है यह भी अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, बस देखो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक वृत्त आपको दिख रहा होगा, है ना। इस चित्र में आपको एक वृत्त दिख रहा है, और इसकी जो डायमीटर यानी व्यास है, यह जो व्यास है इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हुए दिख रहे हैं, हिस्सा एक और हिस्सा दो। अंतर यह है कि यहाँ पर दोनों ही अर्धवृत्त को अलग करके दिखा दिया गया है ना। तो यह हिस्सा आपको जो दिख रहा है इसे भी हम अर्धवृत्त कहेंगे, और इस वाले को भी अर्धवृत्त कहेंगे, है ना। दोनों ही को सेमी सर्कल कहेंगे। अंतर यह है कि दोनों पार्ट को, दोनों ही भाग को अलग अलग करके इस चित्र में दिखा दिया गया है ना। अच्छा, अर्धवृत्त होता क्या है ये तो समझ लिया आप लोगों ने, ये तो आपको पता था पहले से भी कि अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल होता क्या है। देखो नाम से ही क्लियर है, अर्ध वृत्त मतलब आधा वृत्त, वृत्त का आधा भाग। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि क्या होगी, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी परिधि को लेकर, इसकी परिधि क्या होगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ, वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का परिधि कोई बता सकता है क्या, अगर किसी वृत्त की परिधि आर है तो इसके परिधि के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका परिधि का फॉर्मूला क्या है, चैट सेक्शन में लिखकर बताओ, अभी अभी आपको पढ़ाया गया था। अच्छा, एक बच्चे का आंसर पूरा लिखा आया है, वेरी गुड। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो परिधि अगर बोला जाए तो 2 पाई और होगा वृत्त के लिए, तो यह वृत्त की परिधि होगी, है ना। वृत्त की परिधि अभी अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी। तो अगर वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, चलिए ये देखते हैं, है ना। देखो अभी आपको एक अर्धवृत्त देखना है, तो अभी आपको इस फिगर को नहीं देखना, मैं जो बना रहा हूं अभी, मैं एक वृत्त बना रहा हूं, है ना। आपको यहां पर एक वृत्त बनता दिख रहा होगा, तो इस आकृति को आप बोलोगे सर यह हमारा वृत्त है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना कि वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो यह हमारा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या के बारे में अगर मैं बोलूं तो इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है आर। ठीक है, ठीक है, तो इसका परिधि जो होगा, इस वाले वृत्त का जो परिधि होगा यानी सरकमफेरेंस जो होगा, वो 2 पाई आर के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। मतलब ये जो पूरी लंबाई है, यहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये जो पूरी वृत्त की लंबाई है। अच्छा, कोई एक बच्चे का माइक ऑन है, मंजू, मंजू के नाम से जो ही बच्चा है, आप अपना माइक ऑन बंद रखेंगे। ठीक है, इसी कारण से होता है कई बच्चों को आवाज नहीं जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे माइक ऑन रखते हैं जिसके कारण आवाज नहीं जाती है। तो ये जो पूरी वृत्त की लंबाई होगी, आप इस लंबाई को बोलोगे सर यह लंबाई जो होगा यही इस वृत्त का परिधि कहलाएगा, और इसे ही हम
2 पाई आर के बराबर कहेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसमें एक व्यास बना दूं, है ना, एक व्यास बना देते हैं। इस व्यास की लंबाई है ए बी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर पूरा लंबाई आप अगर एक चक्कर मारोगे तो 2 पाई आर है, तो इसके आधे वृत्त की लंबाई क्या होगी? मैं सिर्फ इतने भाग की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस वाले भाग की बात कर रहा हूं। ठीक है, यह वाला भाग, यहां से यहां तक, ए से आप चलना स्टार्ट किया और बी तक आ गए, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, यह भाग, तो सिर्फ इतना भाग क्या होगा? इस भाग को आप बोलोगे कि नहीं पाई आर के बराबर, है ना, या पाई आर के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्या करोगे, 2 पाई आर को 2 से भाग दे दोगे, आधा कर दोगे, तो ये पाई आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये ए बी की जो लंबाई आपको दिख रही है, ये चाप की लंबाई, ठीक है ना, तो ये वाली लंबाई पाई आर के बराबर है। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो आप बोलोगे ये जो पी क्यू आपको दिख रहा है सर, ये वाला जो लंबाई होगा वो पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, ये पाई आर के बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह तो पाई आर के बराबर होगा, लेकिन ये अर्धवृत्त का परिमाप नहीं कहलाएगा, इसे हम अर्धवृत्त का परिमाप नहीं कहेंगे। जब भी आप अर्धवृत्त बनाते हो तो आप देखो, ये वाले भाग को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तो अर्धवृत्त में एक भाग आपको ये वाला भाग भी दिखेगा, है ना, ये भाग जिसे मैं काले कलर का भी बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला भाग। तो इस वाले भाग की लंबाई के बारे में आप क्या बोलोगे? तो इसकी लंबाई को भी आपको ऐड करना होगा। तो इसकी लंबाई क्या है? तो यहां आप कह रहे हो कि यह जो सर आप बताए, यह तो व्यास है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ए भी क्या है? ए भी तो व्यास है, व्यास 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। तो अगर इस भाग की बात करोगे तो यह भी हमारा आर है और यह भी हमारा आर है ना, 2 आर 2 त्रिज्या से मिलकर बनी है। तो ये पूरी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये पूरी लंबाई 2 आर के बराबर होगा या नहीं होगा? ये बताओ, ये पूरी लंबाई 2 आर के बराबर होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यह भी हमारा आर है, इतना भाग को आप कहोगे यह हमारा एक त्रिज्या है तो यह आर हुआ, यह भाग भी हमारा त्रिज्या है तो यह भी आर हुआ, और ये पूरी लंबाई की अगर आप बात करो तो ये पूरी लंबाई 2 आर के बराबर हो जाएगी, मतलब 2 त्रिज्या से मिलकर बनी। आप अगर इस पूरे, अब मैं ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, दिखेगा सारी चीजें। अब मैं ये पूरे अर्धवृत्त की लंबाई जोड़ना चाहूं, ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो नीचे का हिस्सा है, यह वाला हिस्से की लंबाई पाई आर के बराबर है, और यह जो पी क्यू है, पी क्यू की लंबाई 2 आर के बराबर है। तो पूरी जो लंबाई होगी वो पाई आर प्लस 2 आर के बराबर होगा, है ना, पाई आर प्लस 2 आर के बराबर होगा, हाँ या ना? ये चैट में लिखकर बताओ, पाई आर प्लस 2 आर के बराबर होगा ना ये पूरे अर्धवृत्त की लंबाई? ये समझ में आया? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, किसी भी अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त के लिए आप परिधि अगर कैलकुलेट करना चाहते हो जिसकी त्रिज्या आर है, तो इसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, है ना। तो देखो, अगर किसी का डाउट है फिर से मैं बता रहा हूं, चलो मैं पूछ रहा हूं ये पूरे वृत्त की लंबाई, ठीक है, ये पूरे वृत्त की लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस पूरे वृत्त की परिधि 20 सेंटीमीटर है, तो आप इस हिस्से की लंबाई बताओगे। अगर ये हमारा इस वाले हिस्से की लंबाई बताओगे, अगर ये हमारा अर्धवृत्त है, काले कलर वाले हिस्से की लंबाई बताओगे, 10 सेंटीमीटर होगा ना। चलिए, आपने क्या किया, पूरे को 2 से भाग दे दिया ना, पूरे को 20 को 2 से भाग दे दिया, तो आप बोल रहे हो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। उसी तरीके से अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, अब मैं पूछ रहा हूँ कुछ दूसरा, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पूरे वृत्त की लंबाई, पूरे वृत्त की लंबाई अगर 2 पाई आर है, तो इस हिस्से की लंबाई बताओ, इस हिस्से की लंबाई बताओ, जो मैं लाल कलर का बना रहा हूं, ठीक है, अगर पूरे वृत्त की लंबाई 2 पाई आर है, तो जो लाल कलर का भाग है उसका ही लंबाई कितना होगा? पाई आर के बराबर होगा ना, 2 पाई आर को आप 2 से भाग दे दोगे, जैसे 20 को 2 से भाग दे दिया तो 10 आया, तो 2 पाई आर को 2 से भाग दोगे तो पाई आर के बराबर आएगा, है ना।
पाई आर के बराबर आएगा। तो ये जो हिस्सा आया ये पाई आर के बराबर आया, जो लाल कलर का अभी दिख रहा है ना, जो लाल कलर का दिख रहा है पाई आर के बराबर होगा। लेकिन इसे अर्धवृत्त थोड़ी बोलेंगे, अर्धवृत्त किसे बोलेंगे, अर्धवृत्त में हमारा यह भाग भी आएगा, यह भाग भी आएगा, है ना, यह वाला भाग भी आएगा। और यह भाग जो आपको दिख रहा है ए बी, यह भाग को आप क्या बोलोगे, ए बी हमारा व्यास है। व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है ना, व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। तो यह भाग हमारा आर है, यह भाग हमारा आर है, और यह भाग यह भी हमारा आर है, दो आर हो गया ना। तो ये पूरी लंबाई कितनी है, टू आर के बराबर है। तो इस पूरी अर्धवृत्त की लंबाई अगर देखी जाए, अगर मैं ये पूरी लंबाई की बात करूं, देखो अगर पी से शुरू करता हूं तो ये पूरी लंबाई अगर देखी जाए ऐसे, है ना, ये पूरी लंबाई, तो आप बोलोगे एक तो हमारा लंबाई आया पाई आर, दूसरा आया टू आर, तो आप बोलोगे पूरी लंबाई होगी पाई आर प्लस टू आर। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। तो इस अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी, ये जो भाग है ये पाई आर के बराबर है और यह भाग टू आर के बराबर है। तो पूरी लंबाई सरकमफेरेंस होगा पाई आर प्लस टू आर। ये बताओ सभी को समझ में आ गया। यतीन्द्र आप ये बताओगे माइक ऑन करके आपको क्या नहीं समझ में आया, कहां पर डाउट हो आप सबसे पहले ये बताओ। सिर्फ एक बच्चे आपका डाउट है इसलिए आप मैं आपसे माइक ऑन करवा रहा हूं। यतीन्द्र, यतीन्द्र के नाम से जो भी बच्चे हो आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। अच्छा कोई भी चैट में बात नहीं करेगा वरना मैं चैट को बंद कर दूंगा। अच्छा माइक नहीं ऑन हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से फॉर्मूला भी नोट कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेंगे। पाई आर प्लस टू आर के बराबर होता है इसका परिधि या परिमाप, है ना। चलिए तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो किसी भी अर्धवृत्त का ध्यान रखिएगा, किसी भी आर त्रिज्या, अगर किसी भी अर्धवृत्त का त्रिज्या आर है तो उसका परिमाप के लिए सीधे सीधे आपका फॉर्मूला क्या है, पाई आर प्लस टू आर, है ना। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आप सी बराबर लिख सकते हो या पी भी लिख सकते हो, पी बराबर पाई आर प्लस टू आर, है ना। चलिए ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मूला को नोट कर लिया सभी ने। हाँ किसी का कोई डाउट है क्या। चलिए तो फॉर्मूला नोट कर लिया, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे ही ये क्वेश्चन रहेगा, बस आपको आर का मान डालना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि बताए, है ना। तो अर्धवृत्त का परिधि आपसे पूछा जा रहा है। चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं अभी, और पोल सेक्शन में आंसर कर देना है आपको। तो आंसर पोल में जाकर देना है। चलिए सर एक बार फॉर्मूला दिखा दो, नोट नहीं किया मैंने। फॉर्मूला आप लिख लो अब, पाई आर सरकमफेरेंस या परिधि बराबर पाई आर प्लस टू आर। ठीक है, पाई आर प्लस टू आर। आपको समय दिया गया था ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला जाता है। चलिए अब तो फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया, तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया है ना। तो परिधि ज्ञात करना है। अगर वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। देखो अब क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में आर का मान रखोगे, जल्दी जल्दी सोल्व करोगे और आंसर बताओगे। ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है। 10 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक बच्चे ने बना के देखो सोल्व करके अपना कैमरा ऑन करके दिखा रहा है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
अब देखिए चैट भी आपका ओपन है, चैट में आप आंसर भी लिख सकते हो। देखो वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो परिधि का फॉर्मूला अर्धवृत्त के लिए, देखो ये ध्यान दीजिए सेमी सर्कल के बारे में पूछी जा रही है। तो आप कहोगे परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर के बराबर, है ना। अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया गया पाई आर प्लस 2 आर। अब आप क्या करोगे, आर क्या है, आर हमारा त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 दिया गया है ना। तो 22/7 ही यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो दिया रहेगा वही पुट करेंगे। और आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर रख दिया, फिर 2 लिखा और फिर से आर का मान 7 सेंटीमीटर रख दिया, है ना। अब सभी को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आर से आर हमारा कट जाएगा, आर से आर हमारा कट जाएगा, बचा 22 + 14, है ना। तो इसको आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 36 मिला। अब देखो यहाँ 36 तो लिख दिया, अब यूनिट क्या डालें। अब यूनिट के लिए जब भी आपको दिक्कत हो तो आप देखो परिधि होता क्या है, परिधि क्या होता है, एक लंबाई ही तो होती है, एक दूरी होती है, ठीक है ना। वृत्त की पूरी लंबाई होती है। तो त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो वृत्त की परिधि भी सेंटीमीटर में ही लिखी जाएगी, है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, 36 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये समझ में आया, काफी आसान सा क्वेश्चन था, 2 स्टेप में आंसर आ गया, है ना। चैट में लिखकर बताओगे ये समझ में आया या नहीं आया। ये समझ में आ गया ना सभी को, समझ में आया तो वाई लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनोगे जो भी चीज मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर तो सी है। अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में त्रिज्या की मान देख के आपको परिधि पूछा जाए, इसके उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन उलट के आ सकता है। मतलब आपको परिधि की मान दे दी जाएगी, है ना, परिधि की मान दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इस अर्धवृत्त का यानी सेमी सर्कल का त्रिज्या बताए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है आपके पास। देखो इस क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है 72 सेंटीमीटर और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। चैट को मैं अभी बंद करूंगा। चलिए चैट में बंद कर रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। और इस क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन करने में आपको समय लग सकता है, तो जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। देखेंगे परिमाप अगर 72 सेंटीमीटर है तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, है ना। तो परिमाप अगर 72 सेंटीमीटर है, या परिधि कह सकते हो या परिमाप कह सकते हो, अगर 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन के लिए मैं समय इतना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको समय लगे सोल्व करने में, है ना। तो इसको सोल्व करना है आपको, कॉपी पेन पे सोल्व करो। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, तो इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए हैं अब तक। तो ट्राई करें एक बार, भले आपका आंसर गलत हो या सही हो, आंसर जरूर करना है, ठीक है। ये 15 सेकंड और दिया जा रहा है, 15 सेकंड और है आपके पास, अभी भी 15 सेकंड है, जल्दी से सोल्व करें, फिर इसको पोल को एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 10 सेकंड और, 5 सेकंड और,
आखिरी 5 सेकंड और है, पोल को एंड करके मैं डिस्कस करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल एंड किया जा रहा है, चैट सेक्शन ओपन है। कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो, इस बार क्या हुआ, उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। परिमाप देकर आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, तो बिल्कुल आप वही फॉर्मूला यूज करोगे। इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं बताया जा रहा है ना। तो उसी फॉर्मूला को यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से सोल्व करना है आपको, हमेशा एक पैटर्न बना लो, इसी तरीके से आप सोल्व करोगे। जो दिया गया है उसे आप लिख दो, परिमाप दिया गया ना 72 सेंटीमीटर, आप उसे लिख दो। इसी तरीके से मैं बार बार आपसे सोल्व करवाऊंगा। तो आप जो दिया गया है उसे आप एग्जाम में इस तरीके से लिख देना, परिमाप यानी पी का मान कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर, है ना। अब आप सोचो कि पी का फॉर्मूला क्या होता है। पी यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी यानी परिमाप का फॉर्मूला अर्धवृत्त के लिए यानी सेमी सर्कल के लिए पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है, तो वही लिख दिया गया। पी 72 है, इसका मतलब पाई आर प्लस 2r का मान जो 72 के बराबर है। यहां तक समझ में आया ना, वाई आर लिखकर बताओ। मैं एक एक स्टेप पूछूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो वाई लिखोगे, मैं एक एक स्टेप पूछ रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि पाई आर प्लस 2r कैसे लिखा गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा बाकी सभी को आवाज आ रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू है थोड़ा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं एक्स वाई प्लस 5x अगर लिखा हुआ है, तो यहां से x कॉमन लिया जा सकता है या नहीं। आप बोलोगे सर यहां पर भी x लिखा हुआ है और इस वाले में भी x लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा y प्लस 5, है ना। होता है ना ऐसा, ये आपको पता है कि अगर दोनों ही जगह x है तो आप x कॉमन ले लेते हो। तो उसी तरीके से इस वाले में आप क्या करोगे, हमारा यहां पर भी r लिखा हुआ है, आप बोलोगे यहां पर भी r लिखा हुआ है, दोनों ही टर्म्स में r लिखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर यहां से मैं r कॉमन ले सकता हूँ। तो r जब कॉमन ले लोगे तो आप बोलोगे पाई प्लस 2 हो जाएगा, है ना, और ये 72 के बराबर होगा। ये स्टेप समझ में आ गया। ये स्टेप समझ में आया क्या किए, r कॉमन ले लिया गया और कुछ नहीं किया गया। अब क्या करते हैं, इसके आगे सोल्व करते हैं, बस एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या करेंगे, r को तो r ही रख दिया और पाई का मान 22/7 लिख दिया जाएगा। पाई का मान क्या करेंगे, 22/7 लिख देंगे, 22/7, ठीक है, प्लस 2, है ना, और ये 72 के बराबर है। अब इस स्टेप में क्या किया, बस पाई का मान रख दिया और कुछ नहीं किया गया है, पाई का मान रख दिया गया है 22/7। अब आगे सोल्व करते हैं, तो एक एक स्टेप इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे, आर का मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर का भाग अगर आप देखोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 22/7 प्लस 2। क्या लिखा गया है, 22/7 प्लस 2, ये लिखा गया है ना, 22/7 प्लस 2। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, माइक नहीं ऑन करना है अभी, ठीक है, माइक ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 22/7 प्लस 2 है, तो इसको आपको क्या करोगे, भिन्न का जोड़ आपको पता है, फ्रैक्शन वाला एडिशन जो होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़, ये आपने पढ़ा है आपके स्कूल में, है ना, 22/7 प्लस 2, ये आप लोग क्लास 7 नेट में भी पढ़ते आए हो। तो आप इसको कैसे सोल्व करते हो, देखो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लिख देना चैट सेक्शन में, कहीं पर भी डाउट हो तो एन लिख दोगे, कोई भी डाउट होगा तो एन लिख दोगे, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आर लिख रहा हूँ। अब देखो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 यहाँ 2 है तो 2/1 लिखा हुआ है ना, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है 5 तो इसका मतलब ये 5/1 है ना। तो आप कहोगे 7 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा, और 7 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो आपका 7 ही आएगा, है ना। अब अगर 7 और 1 का एलसीएम 7 आया, तो आप बोलोगे सर 7 को एक बार गुना करेंगे, 7 के टेबल अगर पढ़ोगे तो 7 का एक बार में 7 आता है, 7 गुना 1 7 होगा। तो 1 को हम 22 से गुना करेंगे, 1 को 22 से गुना करेंगे तो हमारा मिलेगा 22, ठीक है, प्लस। अब अगर 1 को देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है, तो आप बोलोगे 1 को 7 बार गुना करेंगे, 1 गुना 7 तो हमारा 7 आता है, तो 7 को 2 से गुना करते हैं, ये 7 को 2 से अगर गुना किया तो हमारा यहाँ पर 14 आ जाएगा, 7 गुना 2 14, और ये 72 के बराबर है, ठीक है। अब इस स्टेप में कोई दिक्कत है क्या किसी को,
इतना तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक अगर डाउट हो तो इसमें ही पूछ सकते हो। भिन्न का जोड़ में कोई डाउट है क्या? अब इसके बाद काफी आसान है, 22 और 14 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 36 प्लस 7 बराबर 72। ठीक है, चलिए, तो यहां से आर का मान क्या आएगा? आर का मान आएगा 7 गुना 72 बटा 36। तो जो भी चीज देखो, बाई तरफ जो गुना में रहेगा वो भाग में बदल जाएगा, और जो भाग में है गुना बदल जाएगा। मतलब जो हर में है 7, तो आप देखो दाएं तरफ जाके वो अंश में बन गया 7। ठीक है, और जो ऊपर में है 36, वो बाई तरफ जाके दाई तरफ जाके 36 नीचे चला गया है ना। तो आपको यही दिख रहा होगा, ये रूल्स है। ठीक है, ये मैथ्स के बेसिक रूल्स है जो आपको सभी को पता है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आर का मान क्या आएगा? आर बराबर, देखो वही चीज मैं लिख देता हूँ, 7 बराबर गुना 72 बटा 36। आप इसको अगर काटोगे, 9 से काटो पहले 36 को। अगर मैं 36 और 9 दोनों ही को 9 से काट रहा हूँ तो 9 से 4 बार में कटेगा, और 72 9 से 8 बार में कटेगा। फिर ये 4 8, 4 से हम काटेंगे 8 को तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा यहां से आ जाएगा 7 गुना 2 यानी 14 सेंटीमीटर। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? इतना तक समझ में आ गया काफी आसानी तरीके से? हाँ बिल्कुल सही है विकी। ठीक है, ये समझ में आया ना? समझ में आ गया तो वाई लिखोगे, अदरवाइज एन लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, काफी बच्चों के आंसर सही थे। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको, अगर ये क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन में आपको अगर भिन्न के जोड़ के बारे में पता है, भिन्न का जोड़ अगर आपको जोड़ने आता है, तो आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। 72 कैसे आया? 72 तो दिया हुआ है यतिन, आप देखो 72 तो दिया गया है ना। देखो परिमाप 72 सेंटीमीटर तो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। समझ में आया? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। 72 हमारा इस क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है, तो इसलिए मैं लिखा P बराबर 72। समझ में आया यतेंद्र? चैट में लिखकर बताओ। हाँ, P बराबर 72 है, परिमाप का मान 72 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। हाँ 14 सेंटीमीटर आएगा। तुम्हारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए चलिए, अब सभी को समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एलसीएम वाला, एलसीएम में 72 कहाँ आया है? एलसीएम में कहाँ 72 आया है? आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है आपका तो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर आपका डाउट है कुछ भी तो यहाँ पर देख लो, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। आर, पाई का मान लिख दिया 22/7, फिर यहां पर लिख दिया 2। अच्छा ठीक है, सुन लो एक बार, आप जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आर गुना 22/7 प्लस 2 बराबर 72। ठीक है, ये 72 तो वही चलते आ रहा है। ठीक है, अब यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो हमारा एलसीएम 7 आ जाएगा। या भिन्न का जोड़ के बारे में आपको पता है, अगर तो यहाँ 7 गुना एक 7 होता है, तो एक को हम 22 से गुना करेंगे। अगर 2/1 है तो ये जो एक है इस 22 से गुना होगा, और यहाँ पर 22 आ जाएगा, है ना। और ये 7 है जो इस 2 से गुना होगा तो हमारा आएगा 14, है ना, और ये 72 के बराबर है। अब यहां से आप देखो 22 और 14 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 36, और नीचे में तो 7 पहले से है, और ये 72 के बराबर है। तो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आर बराबर क्या आएगा? 72 गुना 7/36। आप इसको सोल्व करोगे, काटोगे तो यहां से आ जाएगा, आ गया ना, तो यहां से आएगा आपका 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा, अगर वृत्त टॉपिक की बात की जाए सर्कल से, तो सर्कल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दो टॉपिक से आते हैं। पहला वृत्त का परिधि, ठीक है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। तो वृत्त के परिधि के बारे में तो पढ़ लिया गया, तो वृत्त के परिधि को तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल कैसे करें?
अच्छा देखो, एक बार जल्दी से एक बार परिधि को रिवाइज कर लेते हैं। अगर परिधि की बात करें तो इस वृत्त की पूरी जो लंबाई होती है, तो इस वृत्त की पूरी लंबाई को परिधि कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखो, ये तो आपको पता ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी वृत्त जो भी स्थान घेरेगा, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होगा, ये तो काफी बेसिक चीज है। या वृत्त या कोई भी आकृति, कोई भी बंद आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसे ही हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है, कोई भी जितना भी स्पेस ऑक्युपाई करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका एरिया कहते हैं, ठीक है ना, उसका एरिया कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन आपको इंग्लिश में तो नहीं मिलेगा, आपको टर्म्स इंग्लिश में मिल जाएगी। तो क्षेत्रफल एरिया कहते हैं, है ना, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। चलिए, तो अगर मैं कोई वृत्त बना लूं, मान लो आपके कॉपी का पेज है, तो आपके कॉपी के पेज पे एक चूड़ी रख दोगे, तो वो चूड़ी जितना भी स्थान आपके कॉपी पे जगह घेरी हुई है, उसे अंदर के भाग के अगर मेजरमेंट करोगे तो वही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। तो ये अंदर का जो पूरा भाग होता है, तो यही इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है ना, एरिया, या इसे आप क्षेत्रफल कहते हो, है ना। तो ये तो समझ में आ गया क्षेत्रफल होता क्या है ना, एरिया होता क्या है। तो इस किसी भी वृत्त के अंदर वाले भाग को, उसके मेजरमेंट को, अंदर वाले भाग के मेजरमेंट को, उसके माप को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना, उसके माप को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे। अभी अभी आपको बताया गया था कि अगर परिधि की कैलकुलेशन करनी हो, परिधि को अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, परिधि के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, है ना, सीधे फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। लेकिन यह क्या है, परिधि के लिए फॉर्मूला है। तो अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मत यूज कर देना, गलत हो जाएगा आपका। तो क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लोगे, फिर कोई नहीं कहेगा कि क्षेत्रफल मैंने नहीं लिखा फॉर्मूला, तो लिखोगे क्षेत्रफल या एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला लिखोगे पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहां आर क्या है, त्रिज्या है यानी रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या या रेडियस है। ये बताओगे, ये समझ में आया। फॉर्मूला सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहां पर आर हमारा त्रिज्या है और पाई का मान तो आपको अब तक कई बार बता जा चुका है, 22/7 या 3.14, है ना। अब देखो एक बार ध्यान से सुन लो, परिधि और क्षेत्रफल में अंतर क्या है। मैं दो फिगर बना रहा हूं, ठीक है, मैं दो फिगर बना रहा हूं, पहला वृत्त है ये और ये दूसरा वृत्त है। अगर आपसे वृत्त की लंबाई पूछी जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी सीमाओं की लंबाई आपसे पूछी जाए, ये सारी सीमाओं की लंबाई आपसे अगर पूछी जाए, ठीक है, तो इस लंबाई को आप क्या कहोगे, इस लंबाई को आप इसका परिधि कहोगे, है ना, इसकी सीमाओं की लंबाई। लेकिन ये पूरे अंदर के भाग, जो भी क्षेत्र ये जगह घेरे हुए, तो इस पूरे भाग को आप क्या कहोगे, इसका क्षेत्रफल कहोगे, है ना। तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल ज्ञात करना है या परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लिया ना सभी ने, फॉर्मूला सभी लोग नोट कर लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई हो, त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है, आर मतलब से त्रिज्या, तो आपका क्षेत्रफल किस यूनिट में आएगा, तो क्षेत्रफल आपका हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर त्रिज्या मीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल आपका मीटर वर्ग में आएगा, वर्ग मीटर कहते हैं या मीटर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं क्षेत्र त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि क्षेत्रफल का जो इकाई होगा, क्षेत्रफल जब आप भी कैलकुलेट करोगे जब भी तो क्षेत्रफल का जो इकाई होगा वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा
इसी तरीके से आएगा आपको। आप ऐसा नहीं बोलोगे क्षेत्रफल हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है ना। नहीं अभी और पढ़ेंगे, अभी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, अभी कुछ देर और क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इससे डायरेक्ट आपको यूज करना है। अगर सेंटीमीटर में क्षेत्र त्रिज्या दी गई है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए ठीक है, एक बार और बता दें। चलिए बस यही बताया जा रहा है कि अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल यानी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। त्रिज्या अगर मीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। यही आपको बता दिया गया। चलिए तो अभी एक पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं, पोल में एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको अभी अभी एक फार्मूला बताया गया ना, फार्मूला आपने अगर नोट किया होगा तो काफी आसानी से आप आंसर कर सकते हो। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। किसी भी वृत्त की त्रिज्या देकर आपसे क्षेत्रफल पूछी जा रही है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आपने सोल्व किया है पाई आर स्क्वायर, मंजू कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो आप अगर क्लास क्लास ध्यान से सुनोगे, फॉर्मूला सारे नोट करोगे। दिनेश, आप भी, दिनेश कुमार से भी एक बच्चा है, वो भी सॉल्यूशन शो कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हाँ, आप लोग इस तरीके से सॉल्यूशन भी दिखा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और पोल में आंसर कर दिया ना, पोल में भी आंसर करना है, बस सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, पोल में भी आंसर करना है। चलिए एक बच्चा और रामू राठौर के नाम से, वो भी सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका भी आंसर सही है। चलिए 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब कोई नहीं शो करेगा। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट आपका ओपन किया जा रहा है। अब सभी लोग स्क्रीन को देखेंगे, है ना, सभी लोग स्क्रीन को देखेंगे। देखो वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे यह तो सर काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, सीधे आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। अब ध्यान से देखना, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिया रहेगा। ओके प्रीति, चलो ठीक है। तो 22/7 हो सकता है एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको पाई का मान रख देना है 22/7। अब देखो त्रिज्या का मान क्या है, 7, तो यहां पर लिख दिया गया 7 सेंटीमीटर का वर्ग, है ना, 7 सेंटीमीटर का वर्ग। अब यहां से क्या करेंगे, 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं, 7 गुना 7। तो यहां से 7 से 7 हमारा कट जाएगा। अब क्या बचा, 22 गुना 7, है ना, 22 गुना 7 बचा। और देखना एक चीज, यह जो सेंटीमीटर है इस सेंटीमीटर से भी गुना होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होगा ना। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होकर क्या देगा, अगर मैं एक्स से एक्स को गुना कर दूं तो आपको मिलेगा एक्स का वर्ग। उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो आप सीधे सीधे ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी भी क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वह सेंटीमीटर वर्ग, मीटर वर्ग, इसी तरीके से आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये समझ में आया सभी को, वाई एन लिखकर बताओगे।
चैट में लिखकर बताओगे, है ना। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कोई एक ऑप्शन को बदलता हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन मान लो इस तरीके से दिया होता, डी ऑप्शन की जगह पर मैं इस तरीके से लिख देता 154 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होता क्या, ऑप्शन डी आंसर होता क्या, 154 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में इसलिए बताया जा रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाए, तो आपको ध्यान देना है कि यूनिट भी आपको देखना है, यहाँ भी 154 है, यहाँ भी 154 है, लेकिन आपको यूनिट देखना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर वर्ग होगा ना कि सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल उसी तरीके से कहा जा सकता है ना, इस क्वेश्चन में देखो, आपको त्रिज्या दिया गया है और आपसे क्षेत्रफल पूछी जा रही है ना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या हो सकता है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को उल्टा करके दिया जा सकता है, आपके एग्जाम में उल्टा करके दिया जा सकता है, मतलब आपको क्षेत्रफल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा त्रिज्या की लंबाई बताएं, मतलब त्रिज्या का माप बताएं, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार ट्राई करिएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, तो एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। चैट को मैं बंद कर रहा हूँ, होल सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए, अगर क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या की लंबाई बताइए। अगर क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है उसका। फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, जो फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाया गया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला लगेगा। चलिए, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, इसलिए मैं अभी और समय दे रहा हूँ, है ना। चलिए, 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड में पोल को एंड करेंगे। तो अगर अब तक आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करने की कोशिश करें। 10 सेकंड और। 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब चैट ओपन है, आपका चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हो। तो देखिए, यह क्वेश्चन क्या बोला गया कि उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया, क्षेत्रफल देकर त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो अभी अभी आपको बताया गया ना, अभी आपको एक पैटर्न बताया गया था कि आप हमेशा इस तरीके से सॉल्व करोगे। मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलोगे सर दिया क्या गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई के बराबर, तो क्या लिखेंगे, आप बोलोगे क्षेत्रफल हमारा जो है क्वेश्चन पेपर में दिया गया है क्षेत्रफल, यानी ए बराबर 64 पाई, यूनिट क्या है सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक। अब बोलोगे फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो आप बोलोगे हमें पता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान ही 64 पाई के बराबर है ना, पाई आर स्क्वायर का मान 64 पाई के बराबर है ना, बिल्कुल सही। अब देखो, यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा, 64 पाई बट्टा, ये जो पाई आपको दिख रहा होगा, देखो मैं पाई का मान इसमें पुट भी नहीं कर रहा, देखो ये पाई जो है यहां पर लिख दिया, ये समझ में आ रहा है, पाई का मान पुट भी नहीं किया, पाई का मान बस इधर ले आया, इतना समझ में आया, आया ना।
पाई का मान रखने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, पाई से पाई तो कट जाएगा, है ना, पाई का मान रख के भी कोई फायदा नहीं है। आप क्या करोगे, पाई से पाई को तो काट दोगे, है ना, पाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप पाई से पाई काट दिए, देखो पाई का मान भी नहीं पुट किया। यहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से आपको दिखेगा आर स्क्वायर जो है 64 के बराबर है, यानी 64 क्या है, आप बोलोगे 8 का वर्ग, 8 गुना 8 यानी 64 के बराबर होता है। आपको बताया गया था पाइथागोरस में पढ़ाते समय कि 1 से 25 तक तो याद करना ही है और 1 से 20 तक तो एकदम याद कर लेना है ना। तो आप बोलोगे जो आर का मान है हमारा √64 के बराबर होगा, वर्गमूल 64 के बराबर होगा, है ना। तो वर्गमूल 64 के बराबर होगा, यानी आप 64 को लिखोगे 8 गुना 8। और ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाते समय भी काफी डिटेल में बताया गया था कि कभी भी वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार वो बाहर आ जाता है, तो 2 बार बाहर लिखा हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो हमारा आर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अब बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर ये होगा तो 1 लिखेगी और ये होगा तो 2 लिखेगी। ये बताओगे 8 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर वर्ग होगा। तो 1 होगा, सेंटीमीटर वर्ग नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा एक लंबाई होती है, तो त्रिज्या हमेशा लंबाई होती है और उस लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो क्षेत्रफल का यूनिट तो हमारा सेंटीमीटर वर्ग होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, एरिया का जो इकाई होता है वह तो हमारा सेंटीमीटर वर्ग होता है, लेकिन त्रिज्या का ऊंचाई हमेशा सेंटीमीटर मीटर ऐसे होगा, यूनिट हमेशा सेंटीमीटर या मीटर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, है ना। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तो वाई लिखेंगे। चलिए ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो अभी होमवर्क नोट करना है, तो आप सभी को क्या करना है, अभी होमवर्क नोट करना है। तो चलिए 2 एक्सरसाइज होमवर्क आपका, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 दोनों ही में 3-3 क्वेश्चन है। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के पहले सोल्व कर लेना है ना।